हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जरा सोचिए, आप सुबह ऑफिस के लिए निकले, अपनी शिफ्ट पूरी करके वापस आते हुए आपने अपनी कार या बाइक रोकी, लेकिन आपको घर का रास्ता याद नहीं। पुलिस आपको घर लेकर आई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा जॉब का स्ट्रेस है। आपने 3 साल डिप्रेशन और नींद की गोली खाई, कोई आराम नहीं। लेकिन किसी के साथ ऐसा होगा ही क्यों? क्योंकि भाई साहब, भारत में बहुत तेजी से 30 साल की उम्र में लोगों का दिमाग 60 साल का होता जा रहा है और इस बीमारी का नाम है अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जरा एक सवाल पूछता हूँ। क्या कभी आपने ये सोचा कि क्या हो अगर एक ऐसे आदमी की मेंटल हेल्थ खराब हो जाए जिसके हाथ में मिसाइल कंट्रोल हो, या जिसके हाथों में प्लेन हो, या ऑपरेशन का चाकू हो, या जिसके डिसीजन पे पूरे देश की इकोनॉमी निर्भर करती हो? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई साहब, ऐसा हो चुका है। 26 सितंबर 1983 अमेरिका और रशिया एक दूसरे के ऊपर मिसाइल तान कर बैठे थे और अचानक से सोवियत यूनियन में मिसाइल वार्निंग सिस्टम बजने लगते हैं। उस समय ड्यूटी पर थे स्टेनिस्लाव पेट्रोव। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करना था, लेकिन पेट्रोव रुक गया। उसने ये सोचा कि अमेरिका सिर्फ 5 ही मिसाइल उनके ऊपर क्यों छोड़ेगा, और कुछ देर बाद ये पता लगा कि पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत था। मतलब सैटेलाइट ने बादलों के बीच में जो रोशनी थी उसको मिसाइल समझ लिया। अब जरा ये सोचो कि अगर इसका उल्टा हो जाता तो, अगर पेट्रोव कंफ्यूज हो जाता, अगर उसकी मेमोरी, जजमेंट या डिसीजन मेकिंग उस समय फेल हो जाती तो ये होता भाई साहब कि ये घटना दुनिया का नक्शा बदल देती। अब आप जरा भारत पे आ जाओ। 22 मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, ये प्लेन दुबई से मैंगलोर आ रहा था। इसके कप्तान थे जेलेटको ग्लूसिका और फर्स्ट ऑफिसर थे हरविंदर सिंह आलूवालिया। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन आलूवालिया ने बार बार कहा, कैप्टन गो अराउंड, मतलब लैंडिंग को कैंसिल करो, प्लेन को वापस ऊपर लो और घूमकर दोबारा ट्राई करो। लेकिन कप्तान साहब ने लैंडिंग को कंटिन्यू किया। प्लेन रनवे से बाहर निकल गया, खाई में जाकर गिरा और 158 लोग मारे गए। जब जांच हुई तो पता लगा कि कप्तान साहब बहुत देर तक प्लेन में सो रहे थे और हड़बड़ी में उठने कारण दिमाग ने ठीक से काम नहीं किया। रिपोर्ट ने थकान, नींद की कमी और सही समय पर निर्णय न ले पाने की तरफ इशारा किया। 2015 में यूके के न्यू कैसल फ्रीमैन हॉस्पिटल में एक पेशेंट सर्जरी के लिए आया। नाम था स्टीफन पेटेट। ये सर्जरी होनी थी रोबोट की मदद से और मशीन का नाम था दा विंची सर्जिकल रोबोट। ये एक हार्ट सर्जरी थी और इस सर्जरी को एक 70 साल के डॉक्टर परफॉर्म करने वाले थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने रोबोट को चलाने की ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया और कहा कि मुझे 40 साल से हार्ट सर्जरी का अनुभव है, ये सर्जरी तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब डॉक्टर साहब ने रोबोट की मदद से ऑपरेशन शुरू करा और दिल के बीच की दीवार यानी कि सेप्टम को फाड़ दिया। पेटेट की ब्लीडिंग नहीं रुक पाई, उसके ऑर्गन शट डाउन होने लगे और वो मारा गया। जांच हुई तो पता लगा कि सुस्त दिमाग, अड़ियल रवैया, कांपते हुए हाथ और सही गलत का तेजी से निर्णय ना ले पाने के कारण पेटेट की मौत हुई थी। इसके बाद डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अगर एक आदमी चाबी भूलता है तो उसका घर लेट खुलता है, अगर पायलट चेकलिस्ट भूल जाए तो उसका प्लेन गिर सकता है, अगर डॉक्टर प्रोटोकॉल भूल जाए तो उसका पेशेंट मर सकता है, अगर सोल्जर कमांड को कंफ्यूज कर दे तो भाई साहब बॉर्डर जल सकता है, और अगर एक लीडर गलत निर्णय ले ले तो उसका देश बर्बाद हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है भाई साहब? दिमाग में आई हुई कमी का जल्दी से पता भी ना लगता है, और इन्हीं में से एक कमी है कम उम्र के अंदर होने वाला अल्जाइमर। अब इस बीमारी का इतिहास क्या है और पूरी दुनिया में इससे सबसे ज्यादा खतरा भारत को ही क्यों है? कैसे हम इससे बच सकते हैं और उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? आइए अब जरा इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस बीमारी का जरा इतिहास सुनो। साल 1901 फ्रैंकफर्ट जर्मनी, 50 साल की एक मोहतरमा अचानक से अपने हस्बैंड के ऊपर टूट पड़ी। उससे बोली कि तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आदमी शरीफ था तो तुरंत मोहतरमा को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने पूछा, मैडम आपका नाम? मैडम बोली ऑगस्ती। फिर पूछा हस्बैंड का नाम? मैडम ने फिर से कहा ऑगस्ती। फिर पूछा कि आपका सरनेम क्या है? मैडम ने फिर से कहा ऑगस्ती। फिर पूछा एड्रेस? तो मैडम चुप। अब डॉक्टर हैरान और घर वाले परेशान। अब 5 साल बाद मैडम की मौत हो जाती है और रिसर्च के लिए डॉक्टर्स को उनकी बॉडी मिल जाती है। डॉक्टर साहब उनका सर खोलकर दिमाग निकाल लेते हैं। काट पीट करने के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। जब जांच करी तो पता लगा कि दिमाग में कुछ चिपचिपा सा कीचड़ मौजूद है और इसको नाम दिया गया प्लेक। अब नवंबर 1906 को जर्मनी में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है और अपने डॉक्टर साहब ने इस नई बीमारी की पोल पट्टी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। अब इन डॉक्टर साहब का नाम था अल्जाइमर, तो उन्हीं के नाम पर इस बीमारी का नाम पड़ा। ये था इस बीमारी का छोटा सा इतिहास। अब जरा बात करते हैं कि इस बीमारी में हमारे दिमाग के साथ होता क्या है। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर हमारा दिमाग चीजों को याद कैसे रखता है। देखो, दिमाग यादों को बनाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करता है, पर सबसे पहले वो तरीका समझो जिसमें कोई भी चीज एक ही बारी में परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाती है। इमेजिन करो कि आप हो अपने
स्कूल में। अगर अभी स्कूल में नहीं पढ़ते हो तो जरा पीछे जाओ समय में और याद करो कि आप थे स्कूल में। अब आप स्कूल में हो और आपके एक दोस्त को किसी हष्ट पुष्ट बालक ने धर लिया। इसके बाद बढ़िया तरीके से उसे कूट दिया। आप साइड में खड़े होकर सब कुछ देख रहे हो क्योंकि आपको इस कुटाई से दूर रहना है। अब ये सीन आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन क्यों रहेगा आइए समझाता हूँ। भाई साहब, आपकी आंखों ने दोस्त को पिटते हुए देखा। अब जरा ये सोचो कि आपकी आंखों से ये जानकारी दिमाग तक कैसे जाएगी। अब जैसे बिजली के तार बिजली भेजते हैं, ठीक बिल्कुल वैसे ही ऑप्टिक नर्व एक तार की तरह लाइव फुटेज का इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिमाग तक भेजती है। अब ये सिग्नल दिमाग तक कैसे जा रहा है, इसको समझने के लिए आ जाओ जरा धोनी मूवी के इस सीन पर। इस सीन में धोनी बॉलर्स को जमकर धो रहा है। अब एक बालक बॉलर्स की इस कुटाई की सूचना को लेकर भागता है। अब बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ऑप्टिक नर्व में लाइव फुटेज का इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी भागता है। अब सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है एक छोटे से ऑफिस में, यानी कि थैलेमस के पास। आप इन सरदार जी को थैलेमस ही मान लो। भाई साहब, ये थैलेमस होता है दिमाग का फाइल चेकिंग काउंटर। मतलब कोई खबर अफवाह है या सच्ची है, ये सब थैलेमस ही देखता है। अब आपके दोस्त की पिटाई की लाइव फुटेज थैलेमस के पास जाती है। थैलेमस तुरंत बोलेगा, वाह क्या सीन है भाई, ये तो लाइव फुटेज है, आंखों से डायरेक्ट आ रही है, इसे आगे भेज दो। अब ऑप्टिक नर्व ये जानकारी सिर्फ एक जगह नहीं भेजती बल्कि कई जगह भेजती है। ठीक बिल्कुल वैसे जैसे ये बालक धोनी के द्वारा बॉलर्स की पिटाई की खबर जगह जगह लेकर जा रहा है। अब इन्हीं डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है हिप्पोकैम्पस। अब ये हिप्पोकैम्पस दिमाग का फाइल मैनेजर है। जैसे ऑफिस में एक बंदा हर कागज को सही अलमारी में रखता है, ठीक बिल्कुल वैसे ही हिप्पोकैम्पस ही ये डिसाइड करता है कि सामने से आने वाली जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी रखूं या परमानेंट बना दूं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हिप्पोकैम्पस बड़ा ही कंफ्यूज किस्म का है और इसका ये कंफ्यूजन दूर करता है एमिगडाला। ये इंफॉर्मेशन के ऊपर इमोशन का ठप्पा लगाता है। मतलब डर, गुस्सा, दुख, शौक, एंजाइटी या सेटिस्फैक्शन, इन सभी इमोशन का ठप्पा लगाने का काम यही करता है। अब ऑप्टिक नर्व ने एमिगडाला को भी ये लाइव फुटेज भेजी कि बेटा देख तेरे दोस्त का बुरा हाल है। अब एमिगडाला ये सोचता है, अरे मेरा दोस्त पिट रहा है, इसमें डर भी है, गुस्सा भी है और थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी है कि चलो पिट रहा है, मैं तो बच गया। अब एमिगडाला हिप्पोकैम्पस को एक मैसेज भेजता है कि भाई इस सीन को हाईलाइट करके परमानेंट मेमोरी में सेव कर ले, ये भविष्य में काम आ सकता है। मतलब क्यों काम आ सकता है? ताकि आपको ये याद रहे कि भैया इस हष्ट पुष्ट बालक से अपने को पंगा ना लेना है। लेकिन हर मेमोरी डर या इमोशन से नहीं बनती। आपको एबीसीडी याद होंगे, टेबल याद होंगे, साइकिल चलाना याद होगा, अपने फोन को ओपन करना याद होगा, उसका पासवर्ड याद होगा। अब इनमें से किसी भी जानकारी के ऊपर इमोशन का ठप्पा तो नहीं है। फिर ये यादें इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई? और यहाँ पर एंट्री होती है रिपीटिशन की। और इसको समझने के लिए जरा ये उदाहरण देखो। मान लो एक आदमी जंगल से गुजर रहा है, उसके पैरों से घास दब गई। फिर उसी रास्ते पर कुछ लोग गुजरते हैं, घास और दबती है, पगडंडी बन जाती है। अब इस पगडंडी के ऊपर बैलगाड़ियां चलने लगती है तो कच्चा रास्ता बन जाता है। अब सरकार ने देखा, अरे बना बनाया रास्ता मिल रहा है, इसे पक्का कर दो। और इसके बाद सरकार के द्वारा इस कच्चे रास्ते पर पक्की सड़क का निर्माण होता है। अब ये रास्ता स्मूथ भी हो गया और तेज भी हो गया। और दिमाग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से आपस में बात करने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं उसे न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। अब जब कोई इंफॉर्मेशन बार बार एक ही रास्ते से गुजरती रहती है तो दिमाग उस सर्किट के ऊपर मेलेनिन की एक परत चढ़ा देता है। अब यहाँ पर मेलेनिन क्या करता है? तो भाई साहब, मेलेनिन बिल्कुल कच्चे रास्ते पर पक्की सड़क की तरह होता है, यानी कि ये उस न्यूरल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे ही ये सड़क पक्की होती है, मैसेज इस पर पहले से तेज और आराम से जा सकता है। इसीलिए याद करो, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तो बैलेंस करना, ब्रेक लगाना, कब कौन सा पेडल लगाना है, ये सब आपको बहुत मुश्किल लग रहे होंगे। लेकिन बार बार प्रैक्टिस के बाद ये चीज ऑटोमेट हो गई होंगी। आपको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप बैलेंस बनता है। क्योंकि ये सब करने के लिए आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स फायर कर रहे थे, उन न्यूरॉन्स के नेटवर्क पर मेलेनिन की परत चढ़ गई, वो पक्के हो गए। तो दिमाग से सीधा इंफॉर्मेशन आपके शरीर के हाथ पैरों तक जाने लगी और साइकिल बैलेंस हो गई। ये भी एक तरह की मेमोरी है, यानी कि एक मेमोरी बनती है इमोशन से, दूसरी बनती है रिपीटिशन से। इसके अलावा आपने दिन भर में जो कुछ भी देखा, सुना, उसमें से क्या काम का था, क्या काम का नहीं था, इसकी छटाई और कूड़ा करकट को साइड हटाने का काम होता है रात के समय जब आप सोते हो। और यहाँ खत्म होता है यादें बनने का चैप्टर। अब जरा आप ये समझो कि अल्जाइमर में आखिर ये यादें गायब कैसे होती हैं। देखो, अल्जाइमर में दिमाग के दो बहुत बड़े दुश्मन हैं, जिसमें से पहला है एमिलॉइड प्लेक। ये वही दिमाग का चिपचिपा कीचड़ है जो उन मोहतरमा के दिमाग में मिला था। ये हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के बाहर जम जाता है। और न्यूरॉन्स का मतलब वही दिमाग की वायरिंग जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, जो संदेश को इधर उधर ले जाने काम आती है। अब जरा आप ये सोचो कि एक सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं और ये गाड़ियां हैं आपके दिमाग में घूम रहे संदेश, यानी कि इंफॉर्मेशन। अब इसी सड़क पर अचानक से सीमेंट मिट्टी कीचड़ का चिपचिपा ढेर आकर चिपक जाता है। अब जब सड़क ब्लॉक होगी तो रास्ता रुक जाएगा, गाड़ियां भी रुक जाएंगी, यानी कि मैसेज आगे नहीं
नहीं जा पाएंगे। हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है। एमिलॉइड प्लेग न्यूरॉन्स के बाहर जमकर न्यूरॉन्स के बीच में होने वाली बातचीत को कट कर देता है, बिल्कुल रोक देता है। अब जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी तो आपको चीजें याद कैसे आएंगी, यानी कि याददाश्त मिटती चली जाएगी। अब भैया दूसरा विलन है टाउ टेंगल। देखो, हर न्यूरॉन के अंदर एक सहारा देने वाला ढांचा होता है। जैसे किसी बिल्डिंग के पिलर के अंदर सरिया होती है, वैसे ही न्यूरॉन्स के अंदर छोटी छोटी सपोर्ट लाइन होती है। अब इन सपोर्ट लाइंस को बिल्कुल सीधा रखने का काम करता है टाउ प्रोटीन। लेकिन अल्जाइमर में ये प्रोटीन बिगड़ जाता है और जैसे रस्सी में गांठ पड़ती है, ठीक बिल्कुल वैसे ही न्यूरॉन्स के अंदर इस सपोर्ट सिस्टम में भी गांठें पड़ जाती हैं। अब ये न्यूरॉन्स बाहर से तो बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा एक बाहर से ठीक दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर पिलर टूट चुके हो। और इसके बाद न्यूरॉन एक दिन मरता है, और जब न्यूरॉन मरता है तो कनेक्शन खत्म होता है, और जब कनेक्शन खत्म होता है तो यादें मिटती हैं, यानी कि मेमोरी खत्म हो जाती है। अब जरा आप ये समझो कि इस बीमारी से भारत को ही सबसे बड़ा खतरा क्यों है। देखो, इसका पहला कारण है डायबिटीज। भारत दुनिया का डायबिटिक कैपिटल है। ICMR की 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 10 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, जिन्हें डायबिटीज कभी भी हो सकता है। अब डायबिटीज वाले इंसान में अल्जाइमर का रिस्क एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले 50 से 60% ज्यादा होता है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर्स अनऑफिशियली अल्जाइमर को टाइप 3 डायबिटीज के नाम से भी बुलाते हैं। इसके बाद दूसरा कारण आता है नींद की कमी। देखो, WHO कहता है एक आम आदमी को 7 से 8 घंटे की नींद हर हालत में लेनी चाहिए। भारत में ये एवरेज 6.5 घंटे का है। शायद ये पूरी दुनिया में सबसे कम है। आज इंडिया का यूथ गर्व से छाती चौड़ी करके कहता है कि भैया मैं रात को 2 बजे सोया था, या मैं 2 बजे सोता हूँ। भाई साहब, गेमिंग, रील्स, लेट नाइट कन्वर्सेशन, वेब सीरीज और भी ना जाने क्या क्या चीजें नींद को लगातार खा रही हैं। और इसके बाद जब सुबह उठते हैं तो सबका एक ही डायलॉग होता है कि थोड़ा सा ब्रेन फॉग हुआ है। ना भाई ना, ये ब्रेन फॉग नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दिमाग का सफाई का सिस्टम सिर्फ गहरी नींद में ही काम करता है। लेकिन अगर आप रोज 5 से 6 घंटे सो रहे हो और सुबह अलार्म का झटका दिमाग को दे रहे हो, तो भाई साहब ये सफाई अधूरी रह जाएगी। और अगर आपने 5-10 साल ऐसे ही काट लिए तो आपका दिमाग कूड़ेदान बन जाएगा, और इस कूड़ेदान में याददाश्त कहीं पर खो जाएगी। इसके बाद अगली समस्या है स्ट्रेस। आज भारत का मिडिल क्लास बाहर से सक्सेसफुल दिखता है। लोगों के पास लैपटॉप है, जॉब है, घर है, कार है, लेकिन उनकी EMI भी है, भविष्य का डर भी है, औरों से कंपैरिजन का जहर भी है, और इन सब के ऊपर सोशल मीडिया भी है। इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में बॉडी कोर्टिसोल बनाती है। आपको याद है वो हिप्पोकैम्पस, वो दिमाग का फाइल मैनेजर। ये क्रोनिक स्ट्रेस उसी हिप्पोकैम्पस को डैमेज करती है, यानी कि जिस ऑर्गन को यादें संभालनी है, स्ट्रेस उसी के ऑफिस को तोड़ रही है। और भैया इसके बाद आता है हमारा खाना। पहले हमारे घर में दाल, रोटी, सब्जी, दही, चावल, सलाद, चना, बाजरा, जो ये सब खाया जाता था, और अब हमारी प्लेट में चिप्स, बर्गर, बिस्किट, पिज्जा, नूडल, कोल्ड ड्रिंक, चाय और पैकेज्ड जूस ने ले ली है। अब इन्हें खाओ और पेट के अच्छे बैक्टीरिया को निपटाओ। हमारे दिमाग और पेट के बीच के रिश्ते को गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, और इस रिश्ते के बिगड़ते ही, यानी कि गुड बैक्टीरिया के मरते ही, दिमाग का संतुलन बिगड़ने लगता है। और भैया इसके बाद आती है हवा। भाई साहब, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता या देश का कोई भी बड़ा शहर, हमारे देश में हर जगह हवा की एक ही स्थिति है, और इस हवा में मौजूद PM 2.5 हवा से हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों से खून में, और खून से सीधा दिमाग में जाता है, फिर वहां पर जाकर सूजन करता है। अब ऐसे में दिमाग के सेल ना मरेंगे तो क्या कीर्तन करेंगे? और भैया जब दिमाग के सेल मरेंगे तो कौन सा आदमी किस समय क्या निर्णय ले इसकी कोई गारंटी ना है। अब आखिर इस समस्या का इलाज क्या है? तो भैया बचाव ही सबसे बढ़िया है, और कुछ भी हमारे पास ना है। अगर दिमाग को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करो। दिमाग से कचरा साफ करने के लिए पूरा समय दो। इसके अलावा अल्जाइमर बायोमार्कर ब्लड टेस्ट कराओ। ये लगभग 5,000 रुपए से शुरू होता है। हर बड़े लैब में या अस्पताल में किया जाता है। अगर आप 35 साल से ऊपर हैं या आपके माता पिता 50 साल से ऊपर हैं, तो एक बार इसे जरूर करवा लो। ये आपको 7 से 10 साल पहले ही अल्जाइमर होने की संभावना के बारे में बता देगा। आप समय से सही कदम उठा पाओगे। इसके अलावा MMSE टेस्ट भी करवाओ। ये
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री होता है। और MMSE टेस्ट का मतलब है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, मतलब आपके दिमाग की तंदुरुस्ती के बारे में पता लग जाएगा। अब इसके बाद भैया तीसरा है एक्सरसाइज करो। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो रनिंग करो, रनिंग नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक ही कर लो। या फिर आप मेरी तरह से एक डॉग भी पाल सकते हो, वो मुझे रोज सुबह उठाता है और अपने साथ घुमाने ले जाता है, जिससे मेरा सुबह उठना भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। और इसके बाद आता है कि भाई साहब अपनी खाने की आदतों को बदलो। आपको फल, सब्जी, दूध, दही, दाल, चावल, सलाद यानी कि घर के खाने की जरूरत है। अगर अच्छा खाना खाओगे तो पेट ठीक रहेगा, पेट ठीक रहेगा तो दिमाग सही रहेगा। और इसके बाद आता है सोशल कनेक्शन। अगर हो सके तो रोज 10 मिनट बिना फोन के किसी से बात करो, अपने माता पिता से बात करो, भाई से करो, दोस्त से करो। अकेलेपन से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। एक अकेले रहने वाला आदमी 40% ज्यादा दिमागी रोगों का शिकार बनता है। और भैया आखिरी, दिमाग के सिग्नल को इग्नोर मत करो। कभी कभी चीजें भूलना नॉर्मल है, लेकिन बार बार सेम चीज को भूलना, बार बार सेम सवाल पूछना, जाने पहचाने रास्तों को भूल जाना, पर्सनैलिटी में बदलाव आना, जुबान का बार बार लड़खड़ाना, इसको स्ट्रेस बोलकर इग्नोर मत करो। भाई साहब डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि अल्जाइमर का खेल लेट समझ में आता है। और अगर कुछ लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि कौन करेगा इतना सब कुछ, हम तो एक गोली खा लेंगे, आखिर दवाइयां बनी ही किस लिए हैं? भाई साहब जरा ये सुनो, मेरे पहचान में किसी को शुगर था, वो अंकल जी मुझे शादी में मिले। अब वो मीठा खा रहे थे, तो मैंने अपने नेचर के अकॉर्डिंग उनसे कह दिया कि अंकल मीठा मत खाओ, आपको शुगर है। तो उन्होंने पलटकर क्या जवाब दिया पता है? अरे क्या फर्क पड़ता है, एक गोली फालतू खा लेंगे। तो भाई साहब फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और अंकल जी अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आपसे ही बात कर रहा हूँ, आओ दिखाता हूँ आपको क्या फर्क पड़ता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये दवाइयों पर आपके विश्वास को हिला सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में सारी चीजें वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती हैं या दिखाई जाती हैं। 2021 वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका, इसमें मैथ्यू श्राग नाम के एक न्यूरो साइंटिस्ट काम करते थे। अब इनको एक अजीब सा काम मिलता है। एक वकील साहब आकर इनसे संपर्क करते हैं और कहते हैं भाई ये कंपनी है कसावा बायोसाइंस, नहीं कसावा बायोसाइंस नहीं, कसावा साइंस। अब इस कंपनी ने एक दवा बनाई है जिसका नाम है सीमूफ्लाम। अब ये कंपनी कह रही है कि भैया ये अल्जाइमर को ठीक कर सकती है, और इस दावे की वजह से इसका शेयर $10 से सीधा $135 पर पहुंच गया है। तो भैया मेरे क्लाइंट्स इसके इन दावों की जांच पड़ताल करवाना चाहते हैं। अब आप ठहरे न्यूरो साइंटिस्ट, दिमाग की चीजों को समझते हो, तो जरा इस दवा के दावों की जांच कर दो। अब भैया मैथ्यू श्राग ने कहा ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भैया इस दवा का शेयर मार्केट से क्या लेना देना। देखो शेयर मार्केट में किसी शेयर गिरने की उम्मीद में पैसा लगाने को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब 2020 में कसावा साइंस का शेयर था $10। ये कंपनी एक दवा पर काम कर रही थी जिसके जल्दी ही क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाले थे। अब शॉर्ट सेलर्स को ऐसा लगता था कि ये ट्रायल में फेल होगी और इसके शेयर गिरेंगे और हम पैसा बनाएंगे। लेकिन 2021 में इस कंपनी को जबरदस्त फंडिंग मिली और इसका शेयर सीधा $10 से $135 पर पहुंच गया। अब जैसे जैसे इस कंपनी का शेयर ऊपर चढ़ रहा था, ठीक बिल्कुल वैसे वैसे ही शॉर्ट सेलर्स इसे शॉर्ट करते चले गए। उनका जबरदस्त पैसा फंस गया। इस कंपनी के शेयर ने एक साल के अंदर 1250% का जंप मार दिया। अब अगर इसके शेयर और ऊपर चले जाते तो करोड़ों डॉलर डूब जाते। और ये शॉर्ट सेलर ही वो लोग थे जिन्होंने उस वकील को मैथ्यू श्राग के पास भेजा था ताकि वो वैज्ञानिक दवा में कमी ढूंढ कर निकाले। इसके बाद ये लोग उसका ढोल बजाएं, कंपनी बदनाम हो, उसके शेयर नीचे आए और ये अपने पैसे निकाल कर चलते बने। अब श्राग ने सीमूफ्लाम की फाइल खोल दी। अब कंपनी का दावा था कि दिमाग में यादें मिटाने वाले कीचड़ को साफ करती है। अब श्राग ने सोचा ये कीचड़ क्या चीज है, कहां से आया है? तो भैया ये कीचड़ निकला सन 2006 के नेचर जर्नल के एक आर्टिकल से, यानी कि रिसर्च पेपर से। अब इस पेपर में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के न्यूरो साइंटिस्ट सिल्वेन लेस्ली ने एक दावा किया, नहीं लेस्ली नहीं लेस्ने ने, कि भैया मैंने एक केमिकल ढूंढ के निकाला है जिसका नाम है A बीटा स्टार 56 और यही वो केमिकल है जिसकी वजह से अल्जाइमर होता है। अब दुनिया ने ये सच मान लिया क्योंकि ये खबर सीधा नेचर जर्नल से आ रही थी और पूरी दुनिया के मेडिकल कॉलेजेस ने इसको अपने सिलेबस का हिस्सा बना लिया। लेकिन अपने जासूस भैया यानी कि मैथ्यू श्राग ने आर्टिकल्स में दी हुई फोटोज को बहुत ध्यान से देखा और उन्हें ये पता लग गया कि ये तो फर्जी है। अब ये फोटो किस चीज की थी? तो भाई साहब ये फोटो थी लैब टेस्ट की। अब आता है लेस्ले का सबसे बड़ा झूठ। लेस्ले ने ये बोला कि मैंने कई बार टेस्ट किए, बार बार टेस्ट किए और हर बार मुझे एक ही केमिकल मिला। अब विज्ञान में एक रूल होता है कि भैया बार बार टेस्ट करने पर जब एक ही रिजल्ट आता है तो उसका दावा मजबूत हो जाता है, लेकिन असल में तो कोई दूसरा टेस्ट हुआ ही नहीं था। अब बाकी टेस्ट की तो छोड़ दो, लेस्ले ने बस एक ही टेस्ट किया था और उसी की फोटो को बार बार अलग तरीके से एडिट करके अपनी रिसर्च में चिपका दिया। इतनी बारीकी से एडिट किया कि वो उस समय पकड़ में नहीं आई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस झूठ से आखिर फायदा क्या हुआ? तो भैया सबसे पहले तो लेस्ले फेमस हो गया, उसका आर्टिकल यानी कि रिसर्च पेपर नेचर जर्नल में छपा, उससे
उसे करोड़ों रुपयों की फंडिंग मिली और फार्मा कंपनीज ने इसी रिसर्च के भरोसे पर करोड़ों डॉलर दवा बनाने में लगा दिए। इन भाई साहब को जगह जगह इंटरव्यूज और प्रवचन देने के लिए बुलाया जाने लगा। ये रातों रात सुपरस्टार बन गए और ये सर्कस 16 साल तक लगातार ऐसे ही चला। अब लेस्ने को 16 साल तक कौन पैसे दे रहा था? तो भैया अमेरिका की सरकार ने NIH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बना रखा है। इसका काम है नई नई बीमारियों के लिए रिसर्च को फंड करना। अब लेस्ने को इसी NIH से फंड मिला था, लेकिन यहाँ पर एक और खेल खेला गया था। NIH में जिस ऑफिसर ने फंड को अप्रूव किया था लेस्ने ने, उसे अपनी रिसर्च में को ऑथर बना दिया। यानी कि जिसका काम था कि रिसर्च में कमी को पकड़े, वो खुद रिसर्च में को ऑथर बन के बैठा था। अब जब अपने जासूस भैया श्राग ने इस रिसर्च पर सवाल उठाए तो कसावा साइंस के शेयर 95% नीचे आ गए। Cassava Sciences investors faced massive losses when the company's stock crashed 84% after revelations of misconduct. आप इंटरनेट पे सर्च करना, कसावा साइंस ने अपना नाम 11 मार्च 2026 को बदल दिया। कारण था इसका नाम इतना खराब हो गया था। लेकिन NIH ने लेस्ने को फंड देना बंद नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया, आइए बताता हूँ। आप जरा ये सोचो कि अगर NIH ये मान लेती कि भैया हमने फर्जी रिसर्च को फंड किया है, तो लोगों का उस संस्था के ऊपर से भरोसा उठ जाता। लोग ये सोचते कि NIH ऐसी रिसर्च को फंड कर रही है जो अपने ही लोगों को मारने का काम कर रही है। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझो जैसे किसी जमीन को खाली कराने के लिए कोई प्राइवेट बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी वहाँ के लोकल एरिया के पानी में जहर मिला दे और उस एरिया के अधिकारी ये बोले कि पानी बिल्कुल सेफ है, और फिर बाद में जाकर ये पता लगे कि ये सारा खेल सरकार की मर्जी से हो रहा था क्योंकि उस प्रोजेक्ट में नेताओं का पैसा लगा था। अब ऐसी स्थिति में अगर पोल खुल जाए तो क्या वो सरकार बचेगी? भाई साहब बिल्कुल नहीं बचेगी। लोग ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। अब NIH भी ऐसी ही मजबूरी में फंसा था। वो ये मान ही नहीं सकता था कि उन्होंने एक गलत रिसर्च को फंड कर दिया है, इसीलिए लगातार फंडिंग देता ही रहा। अब जरा फार्मा कंपनीज की सुनो। जब इस रिसर्च के फर्जी होने की रिपोर्ट सामने आई, तब तक दवा कंपनियां $बिलियन ऐसी दवाओं को बनाने में घुसा चुकी थी। अब क्योंकि इतना पैसा लग चुका था तो दवा बेचना मजबूरी थी। अब FDA ऐसी दवाओं को अप्रूव करता है। ये वही FDA है, फूड्स एंड ड्रग्स अथॉरिटी, जिसकी कस्में इंडिया में हर कोई दूसरा आदमी खाता है कि FDA ने अप्रूव करा है। अब भैया इसी FDA पे फार्मा इंडस्ट्री का दबाव आया क्योंकि भैया फार्मा ने सिस्टम में अपनी जगह बना रखी थी, तो दवा को पास करना तो मजबूरी थी। अब इन्हीं में से एडुहेल्म नाम की एक दवा पास हो गई, लेकिन असलियत में तो ये दवा काम ही ना करती थी, सिर्फ लोगों को उम्मीद बेची गई थी। हाँ जी अंकल जी, क्या अब भी दवा के भरोसे मीठा खाओगे? देखो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आगे आपकी मर्जी। अब सवाल आता है कि सारा सच बाहर कैसे आया, क्योंकि जब कोई कुछ मानने को तैयार ही ना था तो इसकी पोल कैसे खुली? देखो अपने जासूस ने सॉफ्टवेयर की मदद से इस झूठ को पकड़ा था, लेकिन NIH ने कहा कि भैया हमें फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट चाहिए। इसके बाद अपने जो फर्जी रिसर्च करता ने ये भी कहा कि फलाने का सॉफ्टवेयर गलत है, मेरी रिसर्च सही है। तो भैया फिर अपने जासूस भाई ने अपनी यूनिवर्सिटी से संपर्क करा। अब यूनिवर्सिटी ने इंटरनली जांच करनी शुरू कर दी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने मिनीसोटा की यूनिवर्सिटी को बताया कि भैया आपके एक न्यूरो साइंटिस्ट ने इस तरीके से एक फर्जी रिसर्च करी है। अब मिनीसोटा की यूनिवर्सिटी अपनी इज्जत बचाने के लिए इंटरनल इंक्वायरी बिठा देती है और इस इंटरनल जांच में पता लगता है कि आरोप बिल्कुल सही थे, रिसर्च वाकई में ही फर्जी थी। इसके बाद लेस्ने को इस्तीफा देना पड़ा। और जब कोई यूनिवर्सिटी खुद आकर ये कह दे कि भैया हमारी ये रिसर्च गलत थी, फर्जी थी, तो NIH के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। उन्हें भी ये मानना पड़ा कि उनसे गलती हो गई। उनका एक ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया था। इसके बाद जून 2024 में नेचर जर्नल ने ऑफिशियली 2006 वाले पेपर को वापस ले लिया, रिट्रैक्ट कर लिया, और ये नेचर जर्नल के इतिहास का दूसरा सबसे ज्यादा साइट किया गया पेपर, मतलब सबसे ज्यादा साइट किया हुआ रिट्रैक्ट किया गया पेपर बन गया। और भाई साहब ऐसा सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। आपने BHU का किस्सा तो सुना ही होगा, जिसके 75 से ज्यादा रिसर्च पेपर वापस रिट्रैक्ट किए गए हैं। हमारे यहाँ के रिसर्चर्स ने भी ग्रांट के लिए फर्जी रिसर्च छाप दी है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग मिली भगत करके देश के टैक्स पेयर के पैसों को लूट कर खाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बस हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। अब आप ये बताओ कि किस पर भरोसा करोगे? अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी रिसर्च झूठी है या सारी दवाएं गलत तरीके से बनाई गई है, लेकिन सही क्या है गलत क्या है इसका एक आदमी को क्या पता है? वो तो बस भरोसा ही कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दवा के भरोसे मत बैठो। अगर खुद कुछ कर सकते हो तो भाई साहब जरूर कुछ करो। और सबसे जरूरी चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये मेंटल हेल्थ और मेमोरी फेड हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी से कैसे जुड़ा है, जरा इसके बारे में सुनो। मान लो एक आदमी सूट पहनकर मीटिंग में आता है, कॉन्फिडेंटली बोलता है, सिग्नेचर कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जिसके पास पावर है उसके पास पावर का सही इस्तेमाल करने की दिमागी क्षमता भी है? भाई साहब इसकी कोई गारंटी नहीं। तो भैया इसका समाधान क्या है? तो इसका
समाधान है कॉग्निटिव टेस्टिंग। जब एक पायलट की आईसाइट चेक हो सकती है, एक सोल्जर की फिटनेस चेक हो सकती है, ड्राइवर का लाइसेंस रिन्यू हो सकता है, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो सकता है, तो हाई रिस्क जॉब्स में ब्रेन हेल्थ चेक क्यों नहीं हो सकती? भाई साहब, सर्जन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेटर, मिसाइल कमांड ऑफिसर, सीनियर पॉलिटिशियन, जज, पुलिस कमांडर या केमिकल प्लांट का हेड, इन सभी पोजीशंस में रेगुलर कॉग्निटिव स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबको बचाने के लिए है, क्योंकि इन लोगों के एक फैसले पर बहुत से लोगों का जीवन निर्भर करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन कॉग्निटिव टेस्टिंग करेगा कौन? गवर्नमेंट तो ये सब करती ना, सिस्टम ही ना है। देखो भाई साहब, पहले तो सीट बेल्ट पहनना भी जरूरी ना था, लेकिन आज सब लगाते हैं। पहले तो पोल्यूशन टेस्ट भी ना होता था, लेकिन आज वो भी होता है। कॉग्निटिव टेस्टिंग भी आएगा, लेकिन जब वो मांगा जाएगा। अगर नहीं मांगोगे तो ये लोग फाइल आगे पीछे करते रहेंगे। देखो, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही सीरियस इशू है। ऊपर से हमारी मॉडर्न जीवन शैली और लगातार बिगड़ते हुए खाने पीने की आदतों की वजह से हमारा दिमाग पहले से ज्यादा खतरे में आ चुका है। इसके लिए जरूरी है कि आपके कंट्रोल में जो कुछ भी हो आप वो करें। अगर खुद कुछ कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो शासन प्रशासन को करने के लिए कम से कम मजबूर ही करें। देश का सच्चा नागरिक होने के नाते इतना करना तो देखो बनता है। और देखो, अगर मेरी बायोलॉजी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो मुझे माफ करना। बायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूं तो उतने अच्छे तरीके से तो आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो नया जरूर पता लगा होगा। तो अपना और अपनों का ध्यान रखो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।